हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक अब नया टॉपिक डालते हैं। नया हेडिंग डाला है। हेडिंग क्या है? डाइपोल्स आर नाउ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ये जो मैग्नेट बार मैग्नेट हमने रखा है, देखिए इसको कैसे हमने प्लेस करके रखा हुआ है। ये नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, इस तरह से हमने पैरेलली प्लेस किया है। लेकिन ओरिएंटेशन कैसा है? नाउ द डाइपोल्स आर परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अब हमने पहले तो ऐसा रखा हुआ था ना, इधर रखा हुआ था, इधर घुमा के रखा हुआ था। अब हमने क्या कर दिया? मैग्नेट को परपेंडिकुलर कर दिया। मैग्नेट को किसके परपेंडिकुलर कर दिया? नाउ द मैग्नेट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। पहले का सेंटर C1, दूसरे का सेंटर C2। दोनों के लाइन जो है ना, यहां से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन के परपेंडिकुलर ये दोनों बार मैग्नेट्स रखे हुए हैं। ठीक है। जो ये डाइपोल हैं, जो मैग्नेट्स के डाइपोल हैं, उनका डाइपोल मोमेंट भी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है। तो पहला बार मैग्नेट हमने रखा है, ये फर्स्ट बार मैग्नेट, दिस इज आवर फर्स्ट बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहां भी B1 होगा, लेकिन यहां हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B2 जो क्रिएट हो रहा है इस बार मैग्नेट की वजह से हमने यहां दिखाया है। तो क्या असर डालेगा, क्या इफेक्ट होगा इस बार मैग्नेट की वजह से यहां पर, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। So the topic is interaction between magnetic dipoles। टॉपिक हमारा क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल्स। इसमें दूसरा ओरिएंटेशन ये है कि अब एक लाइन था, एक लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, सो द बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। जो लाइन है जो इन दोनों सेंटर्स को जोड़ता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया है? बार मैग्नेट्स को प्लेस करके रखा हुआ है। ठीक है। अगर हमने बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है तो M1 वेक्टर उधर, इसमें भी M2 वेक्टर इधर साउथ से नॉर्थ की तरफ। B1 वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द फर्स्ट बार मैग्नेट, ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर इज इक्वल टू B1। अब ये कोई सीधा साधा कोई बच्चा भी आराम से बोल सकता है, अगर आप उससे पूछोगे तो आराम से कह सकता है कि बिना कुछ कैलकुलेशन किए, विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग एल्स, he or she can tell that these two bar magnets will repel each other। क्लियर कट ये कॉन्फ़िगरेशन, ये ओरिएंटेशन देख के कोई बच्चा भी कह देगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा। कैसे? वो देखिए, नॉर्थ पोल फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, अपोजिट में यहाँ पे रखे हुए थे, रिपेल करेंगे। साथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो इस तरह के ओरिएंटेशन में हमने क्या दिया है? रिपल्सिव फोर्स। नाउ दिस ओरिएंटेशन विल रिपेल दिस टू बार मैग्नेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो F इधर है उतना ही फोर्स इधर भी होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि दो बॉडी के ऊपर जो फोर्स क्रिएट होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये फोर्स F है तो ये फोर्स भी F ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ दीज टू बार मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रिपेल कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने सिमिलर पोल्स को क्या कर दिया है? अपोजिट में करके रखा हुआ। रिपेल करेगा, लेकिन ये दूसरे जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स की हुकूमत जम रही है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स की हुकूमत इतनी जम रही है कि अट्रैक्टिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स हमारे नजर में बिल्कुल नहीं है। तो कहानी ये बन रहा है कि यहाँ पर ये दो बार मैग्नेट्स हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फोर्स के बारे में तो हमने जान लिया कि दिस टू बार मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर। ठीक है। चलिए, तो क्या इसके ऊपर रोटेटिंग इफेक्ट है? क्या ये बार मैग्नेट इसको रोटेट कर सकता है? ये हम समझते हैं। तो आपको क्लियर कट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये इस तरह के बार मैग्नेट्स अगर रिपेल तभी करेंगे जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट M क्रॉस B, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, कपल कहेंगे, M क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू जीरो। M क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि M2 क्रॉस B1 भी जीरो आ रहा है और M1 क्रॉस B2 भी जीरो आ रहा है, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज दे आर फेसिंग इन एट 180 डिग्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे को 180 डिग्री में फेस कर रहे हैं, इसके वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो दीज टू बार मैग्नेट्स कैन नॉट रोटेट ईच अदर। ये बार मैग्नेट्स एक दूसरे को रोटेट भी नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो रोटेटिंग इफेक्ट ऑन ईच अदर। इसके ऊपर रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। तो C1 इज इक्वल टू C2 और ये सब के सब जीरो हो रहे हैं। M1 क्रॉस
M1 क्रॉस B2 दैट इज इक्वल टू M2 क्रॉस B1। ये देख रहे हैं आप, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक उधर क्रिएट कर रहा है, तो M1 क्रॉस B2 रोटेटिंग इफेक्ट कुछ भी असर नहीं डाल रहा है। M1 क्रॉस B2 जीरो आ रहा है, कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो रोटेटिंग इफेक्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे को ये रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो ऑन दिस सिस्टम। नाउ मैंने आपको बता दिया नो रोटेटिंग इफेक्ट। अगेन मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं, यू पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग माइनस एम डॉट बी के फॉर्म में भी जानते हैं। माइनस एम डॉट बी, ये एम डॉट बी जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, एम डॉट बी की कहानी आप देखिए कि m1 डॉट b2 नेगेटिव ऑफ m1 डॉट b2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 डॉट b1। ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.4 पाई m1 into m2 by r3। ठीक है, ये जो हमने ऐसा लिखा, ये क्यों आया उसको समझिए, उसको क्लियर कर समझिए। अगर ये बार मैग्नेट है तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन क्या है, ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। ये लाइन क्या है भाई, इक्वेटोरियल लाइन है। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और इस तरह के इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 0.4 पाई m1 by r3। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय सेकंड बार मैग्नेट यू कैन कैलकुलेट इट, दैट इज इक्वल टू 0.4 पाई m2 वेक्टर क्रॉस r3। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल क्या है वो आप क्लियर कर समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला बताया था, और ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। चलिए ठीक है, तो फोर्स, ये जो हमने फील्ड निकाला, ये फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा फील्ड है भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा फील्ड है, लाइक द ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। अगर इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव है तो उसके लिए जो फोर्स निकल के आ रहा है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, एंड उसको हम आराम से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर दैट इज इक्वल टू 0.4 बाई 3 इंटू m1 अपॉन m2 बाई r4। ये इसका डेरिवेशन है भाई, कुछ अपने मन से हमने नहीं लिखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिंपली डिफरेंशिएशन करके आप फाइंड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप क्लियर कर पता चल रहा है फोर्स किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर से मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि यहाँ रिपल्सिव फोर्स तो है, लेकिन फोर्स जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट्स, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ आर इज कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r4, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ m1 और m2 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो, यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, ये दोनों हमने निकाल दिया। ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर है। यहाँ पर सेंटर C2 पे है ना, B1 magnet is produced at this point and this point is called, this point is on the equatorial line of the first bar magnet, and if we are going to calculate the second magnetic field due to created by second bar magnet, then that B2 is also at the equatorial line of the second bar magnet। second bar magnet के equatorial line पे ही magnetic field second दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियर कर। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम कंजर्वेटिव फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने निकाल के आपको बता दिया है। तो चलिए इतनी बात तो समझ में आई, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को, इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो आप घर पे भी स्टडी कर सकते हैं, बेसिक चीजें हैं, आप घर पे भी स्टडी कर सकते हैं। हम अब करते क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर देते हैं, सेम रखते हैं, इसको चेंज करते हैं। नाउ दिस इज चेंज टू साउथ पोल। अब इसको हम साउथ पोल में तब्दील कर देंगे और इसको हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्थ पोल में तब्दील कर देंगे, अब इसे हम साउथ पोल में तब्दील कर दिए हैं। तो अब कहानी क्या क्या होगी वो आप बताइए, अब कहानी क्या होगी, क्या रिपेल होगा, क्या यहाँ रिपेल होगा,
मैंने रिपेल को यहाँ मिटा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ अट्रैक्टिव होगा। आराम से भी समझ सकते हो, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, फोर्स की डायरेक्शन अब क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। नाउ दिस मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, टू बिकॉज देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ जानते हैं ना, कि अगर इसने पहले बार मैग्नेट ने सेकेंड बार मैग्नेट को अपने तरफ एक डिफिनिट फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो सेकेंड बार मैग्नेट भी फर्स्ट बार मैग्नेट को अपने तरफ उतने ही फोर्स से एक्सर्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, M2 की बात करें तो M2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। M2 की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी भाई, चेंज हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ, ये M2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। B1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, M1 पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड V2 जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इस तरह से जो भी आप देख रहा है आपको वो क्लियर पता चल रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। बाद बाकी कहानी आप खुद समझ सकते हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बाद बाकी कहानी आप खुद समझ सकते हो क्या क्या कहानी होगी इसके बीच में। टॉर्क क्या होगा, M1 क्रॉस B2, M1 क्रॉस B2 जीरो पैरेलल है, ठीक है। M2 क्रॉस, यहां हमने क्या लिखा था भाई, M2 क्रॉस, ये M2 था, M2 क्रॉस B1 वो भी जीरो, नो रोटेटिंग इफेक्ट। अब चलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो समझिए, m डॉट बी, निगेटिव ऑफ m डॉट बी, m क्या है भाई, इधर है, डॉट बी सेम डायरेक्शन में निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आएगा तो जितना भी आएगा वो हम लिखेंगे, है ना, जितना भी आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो निगेटिव आप खुद लिख लेना, बहुत सारा चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, साइन बदलना होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, है ना, ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने के बाद जो होगा फॉर्मूला, अब यहाँ पे फोर्स जो होगा वो ये भी निगेटिव में आ जाएगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अब ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। नाउ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगेन मैं आपको दिला देना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो कितना है, μ/4 पाई m1/r3। सिमिलरली B2 इज गिवन एज μ/4 पाई m2/r3। ये दिया हुआ है बिकॉज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी बार मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको 2 टाइम्स मत करना, तो पहले वाले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकालते थे, अभी हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी काफी आसान है, एक बार अगर आपने पहले वाले चीज को समझ लिया है तो दूसरे वाले चीजों को समझना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए पहले वाले वीडियो को आप ध्यान से देखो, और जितने सारे वीडियोस हैं सबको आप ध्यान से देखोगे तो आने वाला वीडियोस क्या होगा आपके लिए काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके।